दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री 850 अरब डॉलर का सालाना बजट, 750 बेसिस, वो भी 80 मुल्कों में, स्टेल्थ बॉम्बर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सोनिक वेपन्स, साइबर आर्मीज, और 45 साल में एक मुल्क को नहीं हरा पाया। जी हां, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत दिलचस्प है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, अमेरिका अब ईरान को हराने की सोच नहीं रहा है। अमेरिका अब सोच रहा है कि अगर उन्होंने कोशिश की तो क्या वो खुद को बचा पाएंगे। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेसिकली उनके अपने स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कह रहे हैं, उनके अपने थिंक टैंक्स कह रहे हैं, जो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ये उनके अपने फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, वो लिख रहे हैं और मैं कोट करूंगा यहां पर। वो कहते हैं, द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर वेदर द यूएस कैन स्ट्राइक ईरान, द क्वेश्चन इज वेदर इट कैन सर्वाइव द चेन रिएक्शन सच अ स्ट्राइक वुड इग्नाइट। इसका मतलब ये है, उनका अपना फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट कह रहा है कि सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या ईरान पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता। सवाल ये है कि क्या हमला करने के बाद जो एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, जो मुसीबतों का एक चेन रिएक्शन ईरान शुरू करेगा, क्या अमेरिका वो झेल पाएगा? क्या अमेरिका वो सरवाइव कर पाएगा? दोस्तों, अमेरिका अपनी सर्वाइवल की बात कर रहा है। सुना आपने? सुपर पावर जो दुनिया पर राज करती थी, वो अब पूछ रही है कि क्या वो एक मुल्क पर हमले के नताइज सह पाएगा। ये चेकमेट है। और आज मैं आपको पूरा बोर्ड दिखाऊंगा कि अमेरिका का चेकमेट ईरान के जरिए हुआ कैसे था। नाज़रीन, 40 साल से ज्यादा हो गए हैं अमेरिका को ईरान से लड़ते हुए। सैंक्शंस लगा के देख लिए, कोवर्ट ऑपरेशंस करके देख लिए, साइबर अटैक्स किए, मिलिट्री थ्रेट्स किए, साइंटिस्ट को शहीद करवाया, एलाइज को प्रेशर किया, और नतीजा ईरान आज भी खड़ा है, मजबूत है। हां, प्रॉब्लम्स तो हर मुल्क में रहते हैं, क्या पाकिस्तान में नहीं होते ऐसे प्रॉब्लम्स? और अब अमेरिका के एनालिस्ट खुद लिख रहे हैं कि हर ऑप्शन के रिस्क इतने ज्यादा हैं कि शायद कोई ऑप्शन वर्थ इट ही नहीं है। उनकी अपनी एनालिसिस कहती है, वॉशिंगटन इज नॉट ओनली क्वेश्चनिंग हाउ टू डिफीट ईरान, इट इज क्वेश्चनिंग वेदर इट कैन सर्वाइव द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्राइंग। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्राइंग मतलब उन्होंने अब कुछ किया, अभी कुछ किया नहीं है, और वो डर रहे हैं कि कोशिश करने का भी अंजाम होगा। ये वो मुल्क है दोस्तों जिसने इराक पर हमला किया था बिना सोचे समझे। अफगानिस्तान में 20 साल बिताए उन्होंने, लीबिया तबाह किया, सीरिया में क्योस बपा किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उसके बेडरूम से उठा लिया, और ईरान के सामने आके वो रुक गया, सोच रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कहते हैं कि अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप में फंस चुका हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर वो अटैक करे, लॉस, अगर अटैक ना करे तब भी नुकसान है। अगर सैंक्शंस और बढ़ाए तो वो सैंक्शंस काम नहीं कर रहे। अगर वो कोवर्ट ऑपरेशंस करता है, यानी वो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन कहते हैं, कोवर्ट ऑपरेशन कहते हैं, उस ऑपरेशन को जो प्रॉक्सीज के जरिए छुप के किया जाता है, वो बैकफायर हो रहे हैं आजकल बाय द वे। और सबसे बड़ी आयरनी क्या है? ये ट्रैप उन्होंने खुद बनाया है। 45 साल की फेल्ड पॉलिसीज ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है, और जहां हर रास्ता अब अमेरिका के लिए बंद नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि एवरी ऑप्शन कैरीज रिस्क्स दैट मे आउटवेट पोटेंशियल गेन्स। मैं ट्रांसलेट से यूं करूंगा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा और हम बहुत कुछ खो भी सकते हैं। ये सुपर पावर की लैंग्वेज नहीं है, ये एक हारे हुए शख्स की लैंग्वेज है। चलो नाज़रीन, अब देखते हैं कि अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन का क्या क्या अंजाम होगा। पहला ऑप्शन, उसे कहते हैं डिकैपेसिटेट करना या डिकैपिटेशन स्ट्राइक। सीधा हमला, लीडरशिप को टारगेट करो, सुप्रीम लीडर को टारगेट करो, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करो, एक ही जंग में सब खत्म। वेनेजुएला में उन्होंने यही किया, मडोरो को उठा लिया, काम हो गया। तो ईरान में क्यों नहीं? उनके अपने एनालिस्ट जवाब देते हैं, सुनिएगा। वो कहते हैं, खामेनाई इज नॉट मेरिली अ पॉलिटिकल फिगर, ही इज अ मेजर शिया रिलीजियस अथॉरिटी, हिज असैसिनेशन वुड बी परसीव्ड एज अ सिविलाइजेशन अटैक। मैं तर्जमा कर दूं आपको उसका। एनालिस्ट कहते हैं, खामेनाई सिर्फ कोई सियासी फिगर नहीं है, वो एक सियासी शख्सियत नहीं है, वो एक मुस्लिम सेक्ट की, एक मुस्लिम फिरके की रिलीजियस अथॉरिटी है। उसको कत्ल करना, उनको मारना, एक सिविलाइजेशन पे अटैक होगा, एक मजहब पे अटैक होगा, एक सकाफत पे अटैक होगा। सिविलाइजेशन अटैक, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं रहेगा दोस्तों, ये 1.8 बिलियन मुस्लिम्स के लिए चैलेंज बन जाएगा। एनालिस्ट कहते हैं कि इसका नतीजा ये होगा मैस मोबिलाइजेशन,
एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं कि हर कोई जिसके हाथ में बंदूक है बंदूक से लड़ रहा है, जिसके हाथ में पत्थर है वो पत्थर से लड़ रहा है, हर कोई लड़ेगा। रिटेलिएशन अक्रॉस इराक, लबनान, यमन, गल्फ में हमले होना शुरू हो जाएंगे अमेरिकन एसेट्स पे। इराक में, लबनान, हर जगह आग लगेगी। सोचिए, एक हमले का जवाब इराक में अमेरिकन बेसिस पर हमला हुआ था जब ईरान ने वापस हमला किया था। लबनान में इजरायली बॉर्डर पर हमला, यमन से सऊदी अरेबिया पर मिसाइल्स दागे गए थे, गल्फ में ऑयल टैंकर्स को थ्रेट किया गया था। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो शहरग है पूरी दुनिया की तिजारत की, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, उसे ब्लॉक कर दिया था ईरान ने। एनर्जी मार्केट्स क्रैश, ऑयल $200 फी बैरल पर पहुंच गया था। ग्लोबल रिसेशन, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है वो सामने नजर आ रही थी सबको। एनालिस्ट लिखते हैं, रादर देन न्यूट्रलाइजिंग ईरान, सच एन एक्शन वुड ऑलमोस्ट सर्टेनली इग्नाइट अ रीजनल वॉर विद सिवियर ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। सुनिए जरा, मजा लीजिए, लुत्फ लीजिए इस जुमले का। एनालिस्ट कहते हैं कि ईरान तो न्यूट्रलाइज होगा या होगा हमें नहीं पता, पूरी दुनिया एक रीजनल वॉर में चली जाएगी जिसके सिवियर ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन तबाही उनके अपने लफ्जों में है कि वो उनकी अपनी तबाही होगी। तो दोस्तों, अब है दूसरा ऑप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करो, बिजली के ग्रिड्स, ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट्स, पाइपलाइंस, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, और फिर साथ में इंटरनल अनरेस्ट को इनकरेज करो जैसे कि आजकल हो रहा है। इकोनॉमी तबाह करो, आवाम को भूखा रखो, ये उम्मीद रखो कि लोग खुद उठ खड़े होंगे। उनके अपने एनालिस्ट इस स्ट्रैटेजी के बारे में क्या लिखते हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। वो लिखते हैं, दिस स्ट्रैटेजी ट्रीट्स सोसाइटल कोलैप्स एज अ वेपन। ये काम करती है लेकिन पूरी सोसाइटी कोलैप्स होती है। सोसाइटल कोलैप्स एज अ वेपन यानी आवाम की तबाही को हथियार बनाना, बच्चों को भूखा रखकर रेजिम चेंज की उम्मीद करना। और ये लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आप जरा सोचें कि इनके ज़हन में ये भी ऑप्शन है, और ये आप मेरी वीडियोस अगर फॉलो करते हो, इस ऑप्शन पर काम हो रहा है ऑलरेडी। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में एक खलल है। एनालिस्ट खुद कहते हैं व्हाई इट वॉन्ट वर्क। इस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ये कहता है कि ये भी काम इसलिए नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सोसाइटल कोलैप्स डज नॉट रिमेन कंटेन्ड। इसका मतलब है कि जब सोसाइटी कोलैप्स करती है तो वो कंटेन्ड नहीं रहता है। वो जो चीज है वो इतनी आगे निकल जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उसको रोकना मुश्किल होता है। मतलब जब आप केओस एक्सपोर्ट करते हो तो वो केओस वापस आता है। These attacks could be perceived as collective punishment, legitimizing retaliation not only against Iran but against US and allied interest across the region। यानी वो कहते हैं कि ये इसको कलेक्टिव पनिशमेंट कहा जाएगा कि अगर रिजीम से आपको प्रॉब्लम है तो सजा सबको दी जा रही है। आम इंसान अगर कोई अमेरिका के खिलाफ नहीं भी था तो वो भी अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा। अमेरिकन बेसिस, एम्बेसीज, लॉजिस्टिक हब्स एंड कॉर्पोरेट एसेट्स वुड बिकम एक्सपोज्ड टारगेट्स। अमेरिका की हर चीज टारगेट बन जाएगी। तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन खुद को निशाना बनाना। तीसरा ऑप्शन है कोवर्ट डिस्टेबलाइजेशन। आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करो, सैबोटाज एनेबल करो, असैसिनेशंस प्रमोट करो, इंटरनल वायलेंस को हवा दो। अब इस ऑप्शन के बारे में एनालिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सो फार दिस स्ट्रैटेजी हैज लार्जली फेल्ड। अब तक तो ये बुरी तरह से फेल हुई है स्ट्रैटेजी। उनका अपने अल्फाज है, सच ग्रुप्स हैव नॉट जनरेटेड मैस सपोर्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड सिविलियंस हैव ऑफन स्ट्रेंथन्ड इंटरनल कोहेजन एंड रीइंफोर्स्ड स्टेट लेजिटिमेसी। ऐसे अटैक अमेरिका ने करके देख लिए, इसराइल ने बहुत करवाए कि दहशतगर्दों को ईरान में इन्फिल्ट्रेट किया, उन्होंने लोगों को मारा, उन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल को मारा। वो कहते हैं इसका नुकसान अमेरिका को यह होता है कि ईरानी अवाम और मुत्तहद हो जाती जब उनके अपने लोग मरते। अब वो जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो भी ईरानी अवाम से ही है ना, वो भी किसी के बहन भाई बेटे तो होंगे। तो फिर जितना उन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की उतना ईरान मजबूत हुआ। रादर देन फ्रेगमेंटिंग ईरान, कोवर्ट डिस्टेबलाइजेशन हैज इनएडवर्टेंटली रीइंफोर्स्ड द वेरी स्ट्रक्चर्स इट सॉट टू वीकन। यानी जिस चीज को वो कमजोर करना चाहते थे, ये काम करने से ईरान की वही चीज क्या, इत्तेहाद, वो और मजबूत हुआ। दोस्तों, ये कॉमेडी है। 45 साल मेहनत की ईरान को तोड़ने के लिए, रिजल्ट क्या है? ईरान और पहले से ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों कि ईरान ने क्या कहा है और ईरान क्या करेगा। ईरान ने अपनी रेड लाइंस क्लियर कर दी है। कहते हैं कि एनी यूएस मिलिट्री एक्शन विल ट्रिगर रिटेलिएशन। अमेरिका कुछ भी करेगा हम बदला लेंगे, हम टिका के बदला लेंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं है। जून 2025 में जब अमेरिका ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज बॉम्ब किए, ईरान ने सॉकडॉन मिसाइल्स दागे थे और इजराइल की उसने ईंट से ईंट बजा दी थी।
उसने अल उबैद बेस जो कतर में थी उस पर स्ट्राइक कर दिए थे, हालांकि कतर से उसकी कोई दुश्मनी नहीं। ये प्रूफ है कि ईरान ये क्या कहता है कि और कि वो अगर मारेगा तो वो ये बगैर देखे मारेगा कि आपकी बेस किसी मुस्लिम मुल्क में है या किसी और मुल्क में है। एनालिस्ट यहां पे कहते हैं कि रिटेलिएशन वुड नॉट बी लिमिटेड टू अमेरिकन बेसिस, इजराइल वुड लाइकली बेयर द बर्ड। बात सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहेगी, बात फिर इजराइल पर भी जाएगी। फ्रॉम तेहरान पर्सपेक्टिव, इजराइल इज नॉट अ बायस्टैंडर, इट इज अ कोर पार्टिसिपेंट इन एनी एंटी ईरानियन कैंपेन। ईरान ये समझता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की चाल नहीं है, इसराइल इसमें बराबर का शरीक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अमेरिका ईरान पर हमला करे, इसराइल वो कीमत अदा करेगा जो अमेरिका नहीं चाहता। तेल अवीव पर मिसाइल्स जल्दी पहुंच जाएंगे बनिस्बत वाशिंगटन के। हाइफा पर मिसाइल्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज्ड और पहले से ज्यादा कुव्वत के पास। क्यों भला? देखिए, इस 12 दिन की जंग में इसराइल की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी यानी हमला करने की ताकत, वो ईरान पर एक्सपोज हो चुकी हुई। ईरान जान चुका हुआ है कि क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है इसराइल, क्योंकि 12 दिन में उनको भुगत चुका हुआ है। एनालिस्ट कहते हैं कि एनी यूएस स्ट्राइक रिस्क ट्रिगरिंग अ मल्टी फ्रंट वॉर, ड्रामेटिकली रेजिंग द कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन। इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, कीमत बहुत बढ़ जाएगी दोस्तों इसकी। अब दोस्तों एक और फैक्टर जो अमेरिका की नींदें हराम कर रहा है वो है चाइना। एनालिस्ट लिखते हैं कि चाइना ईरान को स्ट्रेटेजिक हिंज की तरह देखता है। स्ट्रेटेजिक हिंज मतलब वो पॉइंट जिस पर पूरा सिस्टम टिका हो। ईरान से चाइना को क्या मिलता है? एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है, ऑयल और गैस मिलता है, लैंड सी कॉरिडोर्स मिलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूट्स हैं, रीजनल स्टेबिलिटी है जो ट्रेड के लिए जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना तो वेनेजुएला के भी साथ था, फिर भी चाइना उसकी मदद के लिए नहीं आया। देखिए, वेनेजुएला से चाइना के स्ट्रेटेजिक मफादात इतने नहीं थे जितने ईरान के साथ है। ईरान खोने का मतलब है कि अमेरिका ईरान चाइना के बॉर्डर पे आके बैठ जाए। अब ये चाइना की कंसर्न ईरान से लॉयल्टी नहीं है, चाइना की कंसर्न है सिस्टमैटिक रिस्क, disrupted energy flows, volatile shipping routes, and a precedent for coercive regime fracture in a region central to global trade। अब मतलब समझिए इसका, एनालिस्ट ने लिखा ये कि ये कोई ईरान की मोहब्बत में ऐसा नहीं कर रहा। चाइना का कंसर्न ये है कि अगर ईरान जाता है हाथ से तो फिर जो एनर्जी का फ्लो है, फ्यूल का, एनर्जीज का फ्लो है वो रुक जाएगा। वॉलेटाइल शिपिंग रूट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। प्रेसिडेंट बन जाएगा, एक रिवायत बन जाएगी कि चाइना के आसपास के जितने ममालिक हैं वहां पर अपनी रिजीम मर्जी की चेंज करवाओ और चाइना के हमसाए में आके बैठ जाओ, वो भी चाइना का दुश्मन। ये प्रेसिडेंट वाली बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर अमेरिका ईरान को सक्सेसफुली डिस्टेबलाइज कर सकता है, कर जाता है, तो ये मैसेज है चाइना के लिए भी कि आज ईरान कल तो। एनालिस्ट लिखते हैं कि दो सिनारियोज में चाइना स्ट्रांगली, बड़ी मजबूती से रिस्पॉन्ड करेगा। एक, अगर रशिया सिग्निफिकेंटली वीक हो जाए, जो यूक्रेन में फिलहाल हो रहा है। दो, अगर ईरान कोलैप्स हो जाए या फिर कंप्लीटली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में चला जाए। कैलकुलेशन क्या है यहां पे? एनालिस्ट के मुताबिक बीजिंग कुड रीड अमेरिकन सक्सेस नॉट एज एन एंड पॉइंट बट एज अ रिहर्सल फॉर इंटेंसिफाइड प्रेशर ऑन चाइना इटसेल्फ। इसका मतलब है रिहर्सल मतलब प्रैक्टिस, ईरान पर जो किया जाएगा वो चाइना पर करने की प्रैक्टिस हो रही है। बीजिंग ये समझता है, इसलिए वो ईरान कोलैप्स नहीं होने देगा। तो अमेरिका के लिए ये डबल प्रॉब्लम है, ईरान से लड़ो, रीजनल वॉर, ईरान जीते तो चाइना से कन्फ्रंटेशन करनी पड़ेगी आपको, दोनों से आपको मुकाबला आपका रहेगा और दोनों मुश्किल दुश्मन हैं। अब दोस्तों वो बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनालिस्ट इस सबको एक नाम देते हैं, उसका नाम है स्ट्रेटेजिक ओवरस्ट्रेच। दोबारा कहता हूं, स्ट्रेटेजिक ओवरस्ट्रेच। इसका मतलब है इतने फ्रंट्स पर लड़ना शुरू कर दो कि आप किसी पर भी जीत ना पाओ। The US challenge is no longer choosing the right option, it is managing the cumulative consequences of too many unresolved conflicts। यानी अमेरिका ने अपने हाथ इतनी जगह फंसा लिए हैं, अब सिर्फ ये उसके लिए मतलब या मकसद नहीं है कि वो जीते ईरान से, वो अपने आप को निकाले कहां से, जहां जहां उसने अपने आप को फंसा लिया। मैं दोबारा कहता हूं, इतने फ्रंट्स हैं कि ईरान 45 साल से अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है अमेरिका के लिए। वेनेजुएला अभी भी नया क्वागबायर वहां पे शुरू हो गया है। वेनेजुएला कंप्लीटली उसके हाथ में नहीं। इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जिस तेल के लिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया था, वो तेल चाहकर भी अमेरिका को नहीं मिल सकता। ये मैं आपको उसकी पूरी इसके हवाले से अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर चाइना, ट्रेड वॉर है, ताइवान की टेंशन है, टेक वॉर है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि ये जो आपका ग्रीनलैंड पे हमला करना चाह रहा है,
ग्रीनलैंड के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स। वो रेयर अर्थ मिनरल्स अगर अमेरिका हासिल कर भी ले ग्रीनलैंड पे कब्जा करके, वो इनकी जो ट्रीटमेंट है वो दुनिया में चाइना के अलावा कहीं और नहीं होती, तो उसको जाना चाइना के पास ही पड़ेगा। खैर, रशिया यूक्रेन में प्रॉक्सी वॉर चल रही है, इजराइल गजा से निकल नहीं पा रहा है, लेबनान में इस वक्त इजराइल फंसा हुआ है और सीरिया कोलैप्स हो चुका हुआ है। अब एनालिस्ट क्या लिखते हैं, वो कहते हैं दिस प्रोड्यूसेस अ फीडबैक लूप, एवरी मूव टू सॉल्व वन प्रॉब्लम इंटेंसिफाइज अनदर। यानी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता है अमेरिका, एक और खड़ी हो जाती है। वेनेजुएला में मडोरो उठाया, रिसोर्सेज खर्च हुए, ईरान पर फोकस कम हुआ, ईरान स्ट्रांग रहा, इजराइल थ्रेटन फील कर रहा है, इजराइल अग्रेसिव होता है, रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज होता है। रीजन डिस्टेबलाइज होता है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, अमेरिकन इकोनॉमी हिट होती है। हर सोल्यूशन नया प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एनालिस्ट का कंक्लूजन सुनिए जरा, वो कहते हैं द यूएस अपीयर्स एक्टिव एवरीवेयर बट इन कंट्रोल नॉट इन कंट्रोल एनीवेयर। यानी वो कहते हैं कि अमेरिका हर जगह एक्टिव जरूर है लेकिन कहीं पर उसका कंट्रोल नहीं है। एक्टिव एवरीवेयर, कंट्रोल नोवेयर। हर जगह है, कंट्रोल कहीं नहीं है। और फिर वही लिखते हैं The power is no longer measured by the ability to strike, it is measured by the ability to prevent chain reactions, and that is precisely what Washington increasingly cannot do. वो कहते हैं कि ताकत ये नहीं है कि आप कहीं पर हमला कर दो, ताकत होती है कि हमला करने के बाद जो चेन रिएक्शन शुरू होगा आप उसे कंटेन कर सको, जो कि वॉशिंगटन नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, ये वो पैटर्न है जो हमने पहले डिस्कस किया था। आपको याद होगा, स्पेन, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन सब ओवर स्ट्रेच से गिरे थे। ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, अमेरिका उसी रास्ते पर है। अब दोस्तों, एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट एक हेडिंग से खत्म करते हैं और वो लिखते हैं द एंड ऑफ इजी पावर। इजी पावर खत्म हो गई है। वो जमाना गया जब अमेरिका जहां चाहता था बॉम्ब करता था, जिसे चाहता था हटा देता था, जो चाहता था करवा लेता था। द अमेरिकन डिलेमा इन ईरान इज नॉट अ फेलियर ऑफ फोर्स, इट इज अ फेलियर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। फोर्स फेल नहीं हुई है, कॉन्टेक्स्ट फेल हुआ है, सियाको सबाक फेल हुआ है। दुनिया बदल गई है, अब सब कनेक्टेड है। अब एक जगह हमला करो, पूरी दुनिया में आफ्टर शॉक्स आते हैं दोस्तों। सो एनालिस्ट की आखिरी लाइन जरा सुनिए, बड़ी मजे की है। उनके अल्फाज हैं कि अ स्ट्राइक ऑन ईरान विल नॉट स्टे इन ईरान, इट स्प्रेड्स टू इजराइल, टू यूएस फोर्सेस, टू चाइनाज स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस, टू एनर्जी मार्केट्स एंड टू ग्लोबल स्टेबिलिटी। यानी जो एक हमला है ईरान पर, वो सिर्फ ईरान की हद तक नहीं रहेगा, वो इजराइल तक भी जाएगा, वो अमेरिका तक भी जाएगा, वो चाइना तक भी जाएगा, वो आपकी एनर्जी मार्केट्स तक जाएगा, वो ग्लोबल स्टेबिलिटी को हिट करेगा। और उनका फाइनल सवाल ये, जो सवाल, द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर वेदर द यूएस कैन स्ट्राइक ईरान, इट इज वेदर इट कैन सर्वाइव द चेन रिएक्शन सच अ स्ट्राइक वुड इग्नाइट। सवाल दोबारा वही है कि सवाल ये है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो उसके बाद उठने वाले चेन रिएक्शन जो उससे इग्नाइट होगा वो उसको नहीं संभाल पाएगा। ये अमेरिका की अपनी कन्फेशन है। वो स्ट्राइक कर सकता है, वेपन्स है, टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री भी है, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकता जो उसके बाद होगा। दोस्तों, तो आपने सोच लिया, आपने देख लिया कि किस तरह से इस वक्त एक ऐसा मुल्क जिसने पूरी दुनिया को डरा के रखा था आज बेबस खड़ा हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों से, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।